चलो लिखो सब लोग। टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। सबसे पहले बेटा इसमें लिखिए कंसेप्ट 1। हम लोग करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन और इसमें सब लोग लिखो कंसेप्ट 1। इसमें हम लोग पढ़ेंगे मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल लिखो इसमें बेटा। मीनिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल लिखिए। फर्स्ट पॉइंट, फंड्स नेसेसरी for day-to-day operation of an organization is known as working capital. Is known as working capital. Second point लिखो, all current assets are known as gross working capital. All current assets are known as gross working capital. थर्ड पॉइंट में लिखिए current assets over current liability is known as net working capital. Funds necessary for day-to-day operation is working capital. All current assets are known as gross working capital. Current asset over current liability is known as net working capital. और लास्ट में लिखिएगा वर्किंग कैपिटल इक्वल्स टू current asset minus current liabilities. Working capital equals to current assets minus current liabilities. एक कंसेप्ट और लिखो। अब अगला है बेटा कंसेप्ट नंबर 2। इसका नाम है डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। पहला लिखो एग्रेसिव पॉलिसी,
दूसरा है कंजर्वेटिव पॉलिसी, और तीसरा है मॉडरेट। पहला है एग्रेसिव, दूसरा है कंजर्वेटिव और तीसरा है मॉडरेट। इसी के नीचे लिखिएगा कंसेप्ट 3 में डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव पॉलिसी, कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी। डिफरेंस बिटवीन एग्रेसिव एंड कंजर्वेटिव फाइनेंसिंग पॉलिसी लिखिए बेटा। इसमें 3 कॉलम बनाना जरा। 3 कॉलम बनाएंगे। एक में हम लोग लिखेंगे किस बेसिस पे हम लोग क्लासिफिकेशन कर रहे हैं, तो वो छोटा कॉलम होगा, और 2 कॉलम हम लोग एक टेबल ऐसे बना लो, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और लिखेंगे बेसिस। एग्रेसिव पॉलिसी और कंजर्वेटिव पॉलिसी में क्या फर्क है? चलो लिखो पहले। सबसे पहले बेटा यहां लिखिए, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, ऑन द बेसिस ऑफ लिक्विडिटी, इसमें लिखो पहला, करंट एसेट्स will be low, working capital will be low, current ratio will be low। जबकि कंजर्वेटिव में लिखेंगे करंट एसेट्स will be high, current assets will be high, working capital will be high, current ratio will be high। अगर इसी को हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी के बेसिस पे देखें, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी, तो यहां लिखेंगे
return on asset will be high. कंजर्वेटिव में भी लिखेंगे रिटर्न ऑन एसेट will be low. Will be low. चलो इसी में आगे लिखो बेटा। यहाँ टेबल के ऊपर लिखना ये है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। टेबल के ऊपर लिखेंगे ये है वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। अब इसके नीचे लिखोगे फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल। फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल, इसको भी बेटा ऐसे ही लिखेंगे। टेबल बनाओगे फाइनेंसिंग पॉलिसी ऑफ वर्किंग कैपिटल, ये हो गया एग्रेसिव का, और ये हो गया कंजर्वेटिव का, और ये हो गया बेसिस। अगर हम लोग लिक्विडिटी के हिसाब से देखें तो बेटा लॉन्ग टर्म लोन will be low, long term loan will be high, short term loan will be high, short term loan will be low, working capital will be low, working capital will be high, और आखिरी में current ratio will be low, current ratio will be high। प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से देखोगे प्रॉफिटेबिलिटी के हिसाब से तो लिखोगे रिटर्न ऑन इक्विटी will be high,
कंजर्वेटिव में लिखेंगे रिटर्न ऑन इक्विटी will be low. Return on equity will be high. Return on equity will be low. चलो अब एक चीज और लिखो, फिर मैं समझाना शुरू करूं। इसी के नीचे लिखिए कंक्लूजन। लिखिए कंक्लूजन। लिखिए in determining optimum policy firm should balance between profitability and liquidity in proper manner. अगले पॉइंट में लिखेंगे if firm maintain huge amount of working capital it will be high on liquidity but low on profitability. If firm maintain low amount of working capital it will be low on liquidity but high on profitability. But high on profitability. आखिरी के दो पॉइंट बेटा। एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी। एडवांटेज ऑफ प्रॉफिटेबिलिटी लिखिए इफ कंपनी earns more it will be able to grow and will satisfy various stakeholder including equity shareholder. Advantage of liquidity
A liquid firm has less risk of insolvency. Such firm will hardly experience cash shortage or stock out situation. Firm should maintain optimum balance. Firm should maintain optimum balance. चलो फटाफट कॉपी करो। चलो कॉपी हो गया। चलो अब बेटा एक्सप्लेन कर रहा हूँ, ध्यान से बात सुनिएगा। ठीक है, देखो अब स्क्रीन पे। देखो बेटा आज हम लोग टॉपिक करने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। अब पूरे ध्यान से सुनना। देखो अब एक्सप्लेन करने चल रहा हूँ। देखो है क्या है? हमारे टॉपिक का नाम है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। अब देखो जरा ये है क्या पहले, और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखो तो हमारे चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। सब बच्चे सामने देखो, ध्यान से बेटा बात सुनना। चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। देखो है क्या बेटा ये, सब लोग देखिए। मान लो किसी को अपना कोई बिजनेस सेटअप करना है। अब बहुत ध्यान से बात सुनना। मान लो किसी को अपना बिजनेस सेटअप करना है, तो अपने बिजनेस को सेटअप करने के लिए उसको लैंड एंड बिल्डिंग की ज़रूरत पड़ेगी, प्लांट एंड मशीनरी की ज़रूरत पड़ेगी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की ज़रूरत पड़ेगी। बेटा इन सब को लेके आते हैं हम लोग कैपिटल से। कहाँ से लेके आते हो? कैपिटल से। कहने का मतलब क्या है? कहने का मतलब ये है, अगर मैं बैलेंस शीट बना दूं, अगर मैं बैलेंस शीट बना दूं, तो ये बताओ बैलेंस शीट में हम लोग एफएम में कैसे पढ़ते हैं बैलेंस शीट?
हम लोग ऐसे पढ़ते हैं कि ये मान लो अगर किसी कंपनी की बैलेंस शीट है तो उनकी लाइबिलिटी साइड में दो चीज़ें होती हैं और एसेट साइड में दो एसेट्स होते हैं। एक एसेट होता है फिक्स्ड एसेट, दूसरा एसेट क्या होता है? करंट एसेट होता है ना। अच्छा, अब अगर हम लोग लाइबिलिटी साइड में लेके आए तो एक हम लोग पढ़ते हैं इक्विटी, एक हम लोग पढ़ते हैं डेट, या इन्हीं दोनों को रेशियो वाला चैप्टर कर चुके हो, कैपिटल एम्प्लॉयड बोल सकता हूँ। और इसके अलावा आती है करंट लाइबिलिटी, आती है ना बेटा? ठीक है, बहुत ध्यान से बात सुनिएगा। तो देखो क्या होता है, किसी कंपनी की लाइबिलिटी साइड में एक कैपिटल एम्प्लॉयड होता है, एक करंट लाइबिलिटी होती है, एक फिक्स्ड एसेट होता है और एक करंट एसेट होता है। ये है उसकी लाइबिलिटी साइड, ये है उसका एसेट साइड। अब देखो बेटा, इसमें कहा क्या जाता है? कहा जाता है कंपनी को जो फिक्स्ड एसेट चाहिए, क्या चाहिए? फिक्स्ड एसेट का मतलब लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स, ये जो कंपनी को खरीदने हैं इसका पैसा कंपनी कैपिटल एम्प्लॉयड से लेके आती है। कहाँ से बेटा? कैपिटल एम्प्लॉयड से। क्यों? क्योंकि यहाँ से ज़्यादा दिन के लिए पैसे मिलते हैं ना, तो वो फिक्स्ड एसेट में इन्वेस्ट किए जाते हैं। सबको समझ में आ रहा है? जैसे मान लो मैंने कोई कंपनी स्टार्ट करी, मैंने इक्विटी से पैसे उठाए, लैंड एंड बिल्डिंग खरीदा, प्लांट एंड मशीनरी परचेज करी, डेट से पैसे उठाए, फर्नीचर एंड फिक्सचर्स बना दिए। अब कंपनी का सेटअप बन के तैयार है। अब मैंने कहा शुरू करो काम। मान लो उसमें कैलकुलेटर बन के बिकना था, मैंने कहा शुरू करो, अब कैलकुलेटर बनाओ बेचो। तो सारे एम्प्लॉय कहते हैं कैलकुलेटर बनाने के लिए अभी रॉ मटेरियल तो है ही नहीं, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, कुछ कैश चाहिए होगा छोटी मोटी ज़रूरतों के लिए, डेटर्स को बेचने के लिए कुछ कुछ माल चाहिए होगा। देखो बेटा, डेटर को जब हम कोई चीज़ बेचते हैं तो कैश पे बेचते हो या क्रेडिट पे? क्रेडिट पे। लेकिन हम तो अपना पैसा लगाते हैं, मैं इसको अपनी जेब से बना के आपको उधार पे बेच दूं तो मेरा पैसा इन्वेस्टेड है कि नहीं? मुझे तो पैसे का इंतजाम करना पड़ेगा। तो सुनो बेटा, देखो हम लॉन्ग टर्म फंड से फिक्स्ड एसेट बनाते हैं। लॉन्ग टर्म फंड से क्या बनाते हो? जिसको आप बोलते हो ये है कैपिटल एम्प्लॉयड, इससे बनता है फिक्स्ड एसेट। लेकिन इससे केवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बन के तैयार हो पाता है, इससे केवल हमारी ऑर्गेनाइजेशन का सेटअप बन के तैयार हो पाता है। समझ में आ रहा है? अच्छा, अपनी ऑर्गेनाइजेशन की रोजमर्रा की जरूरत पूरा करने के लिए हमें कुछ पैसे और चाहिए, तो ये जो हमें पैसे चाहिए इसी को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हो? इसको बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। समझ आए? जैसे खूब ध्यान से सुनना, खूब ध्यान से सब लोग सुनेंगे कि मान लीजिए मैंने 1 लाख की लैंड एंड बिल्डिंग परचेज करी, 2 लाख के प्लांट एंड मशीन खरीदे, ये पूरा 3 लाख इक्विटी से उठा लिया था। 2 लाख के फर्नीचर फिक्सचर खरीदे, ये पूरा 2 लाख हमने डेट से उठाया था। तो इन पैसों ने इस जरूरत को पूरा कर दिया। अभी भी मुझे अपनी कंपनी चलाने के लिए मटेरियल खरीदने के लिए 50,000 चाहिए, कैश बैलेंस मुझे रखना है 20,000 का, और 30,000 मुझे चाहिए डेटर्स के लिए। तो और ये मुझे रोज चाहिए क्योंकि रोज प्रोडक्शन होगा, रोज सेल होगी, तो ये पैसे मुझे चाहिए। तो ये जो पैसे हैं बेटा, ये कंपनी की डे टू डे नीड्स को पूरा करते हैं। किसको पूरा करते हैं? डे टू डे नीड्स को। तो इन्हीं को हम लोग बोलते हैं वर्किंग कैपिटल। क्या बोलते हो? वर्किंग कैपिटल। समझ में? तो जैसे इस कंपनी ने 5 लाख में अपना सेटअप बनाया, फिक्स्ड एसेट्स बनाए, तो ये तो हो गई इसकी कैपिटल एम्प्लॉयड। लाइबिलिटी साइड से देखो, एसेट साइड से देखो तो हो गया फिक्स्ड एसेट। लेकिन अब अगर इसका करंट एसेट का टोटल करें बेटा, तो ये जो 1 लाख आ रहा है, ये 1 लाख इनकी है क्या? वर्किंग कैपिटल। क्या है? ये इनकी वर्किंग कैपिटल है। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। तो देखो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत होती है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? वर्किंग कैपिटल। और वो क्या होता है? ऑल करेंट एसेट्स। क्या बोला मैंने? ऑल करेंट एसेट्स टुगेदर आर नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सभी करेंट एसेट्स को आप क्या बोलते हो? क्या बोलते हो बेटा? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सारे एसेट्स को बोलते हो। ठीक है, तो ये देखो मैंने आपको यहाँ पे लिखवाया, फंड्स नेसेसरी फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज नोन एज वर्किंग कैपिटल। फिर हमने लिखवाया ऑल करेंट एसेट्स आर नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। सारे करेंट एसेट को क्या बोलते हो? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। अब मेरी तरफ देखो,
बताओ मटेरियल के लिए कितना पैसा चाहिए? 50,000। कैश कितना चाहिए? डेटर्स के लिए कितने चाहिए? तो टोटल कितने चाहिए? अब मान लो यहीं पे कोई एक आदमी हमें मिल जाए, कोई एक दुकानदार मिल जाए जो हमसे बोले मटेरियल हमसे उधार पे लेके जाओ, जब सामान बनाओगे बेचोगे जब पैसा मिलेगा तो हमको देना। तो अब बताओ, अब इस पैसे का इंतजाम मुझे नहीं करना पड़ेगा ना, इसने हेल्प कर दी, इसको क्या बोलोगे? क्रेडिटर। क्रेडिटर इज पार्ट ऑफ करेंट लाइबिलिटी। तो अब मुझे इसकी चिंता नहीं करनी, मुझे अब इसकी ही चिंता करनी है ना। बोलो। तो अब मेरा करेंट एसेट वैसे तो 1 लाख का था, लेकिन मुझे एक क्रेडिटर मिल गया जो करेंट लाइबिलिटी है, जिसने कहा 50,000 का सपोर्ट मैं तुम्हें कर रहा हूं, तो मुझे अब जरूरत करनी है केवल 50,000 की ना। तो इसको हम बोलते हैं नेट वर्किंग कैपिटल। क्या बोलोगे? तो ऑल करेंट एसेट्स आर नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। करेंट एसेट ओवर करेंट लाइबिलिटी इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। अब आप बताओ, अब दिमाग लगा के सब बच्चे, हमें किस पैसे की व्यवस्था करनी है, 1 लाख की या 50,000 की? जनरली क्या होता होगा, 1 लाख या 50,000? जनरली क्रेडिटर्स मिल जाते हैं कि नहीं मिलते हैं? मिल जाते हैं। तो इसीलिए जब भी आपने पढ़ा वर्किंग कैपिटल तो आपको पढ़ाया गया करंट एसेट माइनस करंट लाइबिलिटी इज वर्किंग कैपिटल। समझ आए? जबकि टेक्निकली वो क्या होता है, नेट वर्किंग कैपिटल। क्या होगा? तो वर्किंग कैपिटल दो टाइप की हुई, सभी करंट एसेट को इकट्ठा आप क्या बोलोगे? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और करंट एसेट ओवर करंट लाइबिलिटी, मतलब करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी हटा दो, अब जो बचेगा उसको क्या बोलोगे? समझ आए? तो जब भी हम लोग प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो प्रैक्टिकली तो हमें इसी पैसे की जरूरत पड़ती है, लास्ट में जो लिखा है। तो हम लोग जब वर्किंग कैपिटल लिखा होगा तो यही निकालेंगे, करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करके फिर निकालेंगे वर्किंग कैपिटल। सब बच्चे बताओ कंसेप्ट वन समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, अब सुनो बेटा, एक बार फिर से बता दो, वर्किंग कैपिटल कैसे निकलेगा? करंट एसेट माइनस। अच्छा, मुझे करंट एसेट के 2-4 एग्जाम्पल दो। पहला कैश हो गया, ठीक है। अगला डेटर हो गया। अगला स्टॉक हो गया, है ना? अच्छा, मुझे करंट लाइबिलिटी के बेटा एग्जांपल दो जरा एक आध। क्रेडिटर, करंट लाइबिलिटी का क्रेडिटर हो गया, हाँ। अब बिल्स पेबल ये सब हो गए, ठीक है। अब ध्यान से सुनना मेरी बात, देखो बेटा, तो हम लोग ये जो चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल, कौन सा चैप्टर पढ़ने जा रहे हो? उसमें पहले तो ये सीखेंगे वर्किंग कैपिटल निकाली कैसे जाए। करंट एसेट में से करंट लाइबिलिटी माइनस करने पे क्या आ जाती है? वर्किंग कैपिटल। क्या आ जाती है? नेट वर्किंग कैपिटल। तो पहले तो ये निकालना सीखेंगे, निकालने को बोलते हैं एस्टिमेशन। क्या बोलते हो? तो अभी चैप्टर क्या चल रहा है? वर्किंग कैपिटल। फिर जब ये खत्म हो जाएगा तो अब आपने बताया ना, वर्किंग कैपिटल में करंट एसेट आएगा, करंट लायबिलिटी आएगी। करंट एसेट में कैश, डेटर, स्टॉक आएगा। बोलो। तो हम पढ़ेंगे कैश मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, स्टॉक मैनेजमेंट, और फिर पढ़ेंगे क्रेडिटर मैनेजमेंट। समझ आए? पूरे चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल मैनेजमेंट। क्या नाम है चैप्टर का? लेकिन मैनेजमेंट में एस्टिमेशन से ज्यादा सवाल आते हैं, मैनेजमेंट से थोड़े से कम आते हैं। समझ आए? कहने का मतलब लंबा चौड़ा चैप्टर है, ठीक है। अच्छा, जिसमें बेटा ये बहुत छोटा सा है, जिन बच्चों ने कॉस्ट अकाउंटिंग पढ़ी है, एएस वो जो पढ़ते हो मटेरियल कॉस्टिंग, बस वही जो वहाँ पढ़ा है वही यहाँ है, आधा अधूरा कॉस्ट में जो पढ़ते हो, ठीक है। तो कुल मिला के ये पढ़ना है। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। जब एस्टिमेशन खत्म हो जाएगा तब ये मैनेजमेंट के टॉपिक्स चलेंगे। बोलो क्लियर है? तो आज का टॉपिक है वर्किंग कैपिटल एस्टिमेशन। अब वर्किंग कैपिटल चलो बता दो फटाफट, व्हाट इज वर्किंग कैपिटल? किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हैं? फिर से बताओ। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ती है उसको क्या बोलते हो? वर्किंग कैपिटल, ठीक है। अब बेटा देखो, खूब ध्यान से मेरी बात सुनना। किसी एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की डे टू डे नीड्स के लिए कितने पैसे चाहिए, अगर वो निकल नहीं पाएंगे तो समस्या होगी। अगर वो निकल नहीं पाएंगे तो समस्या होगी। जैसे आप बताओ, हर बिजनेस में क्या होता है? कलेक्शन होता है। बोलो। तो आदमी क्या करता है? थोड़े पैसे रोकता है, बाकी इन्वेस्ट कर देता है अपने खर्चे वर्चे निकाल के जो बचा। बोलो। अब ये बताओ, अगर किसी दुकान वाले को, किसी बिजनेस वाले को यही नहीं पता उसके खर्चे के लिए कितना पैसा चाहिए, मान लो उसको 1 करोड़ मिला,
अब उसने अंदाजे से 40,000 निकाल के रख दिया कि हमारे डे टू डे नीड्स का ये खर्चा है, और खर्चे हैं 60,000 के, तो 40 वो रखेगा, बाकी सब इन्वेस्ट कर देगा। फिर जब खर्चे की जरूरत आएगी फिर कहीं ढूंढेगा कोई पैसा दे दे उधार, कम पड़ गए ना पैसे। बोलो, डे टू डे नीड्स के लिए कितने चाहिए थे? 60,000, उतने कितने रखे? 40,000, 20 कम पड़ेंगे, प्रॉब्लम होगी ना, फाइनेंशियल प्रॉब्लम। अच्छा अब अगला सुनो, दूसरा, किसी की डे टू डे नीड्स है 60,000, कितनी है बेटा? और उसने निकाल के रख लिया 80,000, तो 20,000 फालतू पड़ा है। अगर वो कहीं इन्वेस्ट होगा तो दो पैसे कमा के देगा। बात समझाई? इसीलिए ये बहुत जरूरी है ये निकालना कि वाकई में किसी भी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन को वर्किंग कैपिटल के लिए कितने पैसे चाहिए। तो हम इस चैप्टर में ये सीखने जा रहे हैं हाउ टू एस्टिमेट वर्किंग कैपिटल, कि अगर कोई बड़ी ऑर्गेनाइजेशन हमें अपनी जानकारी दे दे तो हम उसको निकाल के दे देंगे कि तुम्हें इतने पैसे चाहिए अपनी वर्किंग कैपिटल के लिए। बोलो समझ में? ठीक है, स्क्रीन पे देखो, ये देखो इधर, अभी मैं देख रहा था यहाँ पे, ये देखो क्या लिखा है, टाटा ग्रुप ओन्ड एयर इंडिया कितना रिफाइनेंस करने जा रही है? 19,000 करोड़ टर्म लोन, और आखिरी में क्या लिखा है? टू फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल नीड्स, टू फाइनेंसिंग ऑफ। तो इन्होंने जब एस्टिमेट किया होगा तभी तो पता चला होगा ना कि 19,000 करोड़ की जरूरत है, तब गए होंगे लोन लेने। तो ये 19,000 करोड़ निकला कैसे, हम इसकी पढ़ाई करने जा रहे हैं। समझ आए? इसको क्यों एस्टिमेट करना जरूरी है? अगर कम एस्टिमेट कर लोगे, अगर कम एस्टिमेट करोगे तो कहीं और से पैसे इधर उधर से उधार मांगोगे, ज्यादा एस्टिमेट करोगे तो आइडल फंड्स पड़े रहेंगे, वो कहीं यूज होते तो कुछ उस पर इंटरेस्ट आता। तो इसलिए बेटा हम यहाँ पढ़ने जा रहे हैं कि कैसे कोई भी कंपनी अपनी वर्किंग कैपिटल को एस्टिमेट करती है। बोलो बात समझ में आई? डन? अच्छा, तो एस्टिमेशन शुरू करने से पहले जरा थोड़ा सा थ्योरेटिकल कुछ टॉपिक्स हैं वो कवर करके फिर हम लोग आएंगे एस्टिमेशन पे। तो ये देखो बेटा, मैंने यहाँ आपको लिखवाया कंसेप्ट 2 में, यहाँ लिखवाया डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, और यहीं अगर जगह हो तो लिख लो। अच्छा, लिख डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, यहाँ या यहाँ ऐसे लिख सकते हो, इसी को बोलेंगे, और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल, या इसी को बोलेंगे बेटा डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। लिख लो ऐसे जरा। ठीक है, चलो अब आइए देखिए, आपको बेटा ये जो मैंने वॉल्यूम 2 दिया है ये पूरा वॉल्यूम ही वर्किंग कैपिटल ही है, जो चैप्टर हमने शुरू किया है। पहला चैप्टर क्या है? एस्टिमेशन, फिर कैश मैनेजमेंट, डेटर मैनेजमेंट, उसी डेटर मैनेजमेंट का टॉपिक है फैक्टरिंग, फिर डिस्काउंट और इन्वेंट्री मतलब स्टॉक मैनेजमेंट। समझे? तो वॉल्यूम 2 ही लेके आना है जब तक ये चलेगा अभी टॉपिक। तो अब आओ यहाँ समझते हैं। हाँ अब देखो, तो मैंने आपको समझा दिया व्हाट इज वर्किंग कैपिटल। अब जरा ये देखो, अब मैंने दो चीजें लिखवाई है, पढ़ने में एक जैसी लगेंगी, हैं दोनों अलग अलग। देखिएगा क्या क्या लिखवाया है। पहला पहला लिखवाया है देखो, कि वर्किंग कैपिटल की फाइनेंसिंग पॉलिसी और वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी दोनों दो तरह की होती हैं, एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट। तो ये क्या क्या है मैं बताता हूँ, एक एक करके सुनना। पहले वर्किंग, पहले ये बताने जा रहा हूँ, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। क्या चीज करने जा रहे हैं बेटा? डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। ये क्या है खूब ध्यान से सुनेंगे। जैसे देखो, किसी बिजनेसमैन को 1 लाख रुपए चाहिए वर्किंग कैपिटल के लिए। कितने चाहिए? 1 लाख चाहिए। तो वर्किंग कैपिटल वो बताओ ये क्या है, करंट करंट आइटम है या नॉन करंट? करंट एसेट करंट लाइबिलिटी में आता है या कहीं और आता है? तो इसको कहीं ना कहीं करंट एसेट से मैनेज करना चाहिए ना।
जैसे मुझे 1 लाख की ज़रूरत है वर्किंग कैपिटल के लिए, तो मैं क्या करूँ, शॉर्ट टर्म लोन ले लूँ ना कोई, इसकी ज़रूरत ज़्यादा दिन के लिए थोड़े ना पड़ेगी। तो देखो बेटा, अगर मैं एग्रेसिव आदमी हूँ तो मैं शॉर्ट टर्म लोन लेके काम चला लूँगा, लेकिन अगर मैं कंजर्वेटिव हूँ तो कंजर्वेटिव आदमी डरता रहता है, वो कहता है पता नहीं शॉर्ट टर्म लोन ले रहे हैं, अब पता नहीं पैसा होगा कि नहीं, 12 महीने में लोग डिमांड रेज कर देंगे, लाओ जमा कराओ, पता नहीं जमा कर पाएंगे कि नहीं, तो ऐसा करो ज़्यादा दिन के लिए लोन ले लो। बात समझ में आ नहीं? तो जो ऐसे चलेगा उसको क्या बोलेंगे, कंजर्वेटिव। और जो शॉर्ट टर्म से फाइनेंस कराएगा उसको क्या बोलेंगे, एग्रेसिव। और जो बैलेंस आदमी है वो मॉडरेट है। जो बैलेंस है वो क्या है, मॉडरेट है। अब ये अपनी अपनी पॉलिसी होती है। जैसे सुनो, मुझे 1 लाख रुपए चाहिए, तो अब मैं इस अप्रोच के साथ रखता हूं या इस अप्रोच का, ये मैं डिसाइड करूंगा ना बेटा, बोलो। अच्छा, अब मैं जैसे डिसाइड करूंगा वैसे मैं लोन के लिए जाऊंगा, जैसे मैं डिसाइड करूंगा वैसे मैं किसके लिए जाऊंगा, फाइनेंसिंग के लिए। अगर मैं एग्रेसिव के हिसाब से करूंगा तो मैं शॉर्ट टर्म से फाइनेंस करा लूंगा, और अगर मैं कंजर्वेटिव होके जाऊंगा तो मैं जाऊंगा लॉन्ग टर्म से फाइनेंस करवाऊंगा। फर्क समझ में आया दोनों में क्या है? तो पॉलिसी कंपनी की क्या होगी, ये मैनेजमेंट डिसाइड करती है कि एग्रेसिव होगी कि कंजर्वेटिव होगी कि मॉडरेट होगी, और जैसा डिसाइड होगा उसी हिसाब से लोन लिया जाएगा। जैसे ये वाला क्या पढ़ रहे थे, देखो टाटा ने कैसा लोन लिया है, क्या लिखा है, टर्म लोन ना। कैसा है, ये डिवेंचर भी तो इशू कर सकते थे, क्या बिकता नहीं, आराम से बिक जाता। डिवेंचर की लाइफ और ज़्यादा होती है, लेकिन इन लोगों ने क्या डिसाइड किया, टर्म लोन से ले लेंगे। तो मतलब ये एग्रेसिव होके काम कर रहे हैं। बात समझ में आ रही है? तो ऐसे 2-3 तरह की पॉलिसी हुई, बताओ कौन कौन सी। पहला एग्रेसिव, दूसरा और तीसरा मॉडरेट। तो पढ़ने लायक ही नहीं है, जो आदमी बैलेंस है उसमें पढ़ाई करने की जरूरत ही क्या है ना। समझना ये है कि एग्रेसिव क्या है और कंजर्वेटिव क्या है, ये हम लोग को समझना है, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे आपको उसके बारे में थोड़ा सा लिखवाया, देख लो जरा, समझ में आ जाएगा। पहले ये एग्रेसिव क्या होता है, कंजर्वेटिव क्या होता है। तो देखो, जो आदमी एग्रेसिव है वो करंट एसेट कम रखेगा, सॉरी, वो करंट एसेट कैसे रखेगा, कम रखेगा। और और जो कंजर्वेटिव आदमी है वो करंट एसेट ज्यादा रखेगा। उसको डर लगता रहता है ना कहीं स्टॉक आउट ना हो जाए, पैसा खत्म ना हो जाए, तो वो क्या करेगा, जानबूझ के ज्यादा करंट एसेट रखेगा। और जो एग्रेसिव आदमी है वो कम रखेगा, कहेगा जब जरूरत पड़ेगी हम मैनेज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? दोबारा से, वर्किंग कैपिटल कम रखेगा कौन, एग्रेसिव आदमी। वो कहेगा जैसी जरूरत पड़ेगी हम तुरंत मैनेज कर देंगे कहीं से। और जो डरता रहता है वो क्या करेगा, जितनी जरूरत है उससे भी 10% बढ़ा के रखेगा कि ऐसा ना हो पैसा कम पड़ जाए। फिर बेटा अब देखो, इनका अगर करंट एसेट कम है तो ऑब्वियसली करंट रेशियो भी तो कम होगा, क्योंकि करंट रेशियो का न्यूमरेटर क्या होता है, करंट एसेट का न्यूमरेटर क्या होता है, करंट रेशियो का न्यूमरेटर करंट एसेट होता है। और बेटा न्यूमरेटर ही तो डिसाइड करता है ना कि आंसर कैसा आएगा, एक से बड़ा या एक से छोटा। समझ आया ना? तो जब इनका करंट रेशियो ही कम है तो करंट एसेट कम है, तो करंट रेशियो भी कैसा आएगा, कम आएगा। और इनका करंट रेशियो ज़्यादा है तो ऑब्वियसली इनका करंट रेशियो भी क्या होगा, ज़्यादा आएगा, क्योंकि करंट एसेट ज़्यादा है। बात समझ में आई, हु इज़ एग्रेसिव एंड हु इज़ कंजर्वेटिव। और मॉडरेट पढ़ने का कोई फायदा नहीं। अच्छा, अब यहाँ नीचे इनके बेटा रिटर्न ऑन एसेट हाई होंगे, लेकिन इनके रिटर्न ऑन एसेट कम होंगे। इनके रिटर्न ऑन एसेट कैसे होंगे, हाई होंगे, और इनके लो होंगे। क्यों? अरे ज्यादा दिन के लिए पैसे लेके थोड़े लॉन्ग टर्म से पैसे उठाए हो, उसको शॉर्ट टर्म में लगा रहे हो, तो रिटर्न कहाँ आएगा, प्रॉफिटेबिलिटी कम आएगी ना। समझ आए बेटा? और ये आदमी वैसे नहीं करता, इसलिए इसका रिटर्न क्या होता है, हाई आता है। तो लिक्विडिटी, लिक्विडिटी मतलब कैश के हिसाब से ये करंट एसेट कम रखता है, वर्किंग कैपिटल भी कम रखता है, और तो करंट रेशियो अपने आप इसका कम हो जाता है, इनका सब हाई रहता है। इसका प्रॉफिट ज़्यादा होगा क्योंकि ये जितना जरूरी है उतना ही इन्वेस्ट करता है, और ये डरता रहता है आदमी, ज़्यादा पैसे रखे रहता है तो इन्वेस्ट नहीं कर पाता, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट मिस होती है, तो रिटर्न ऑन एसेट क्या हो जाता है, कम हो जाता है। बोलो समझ में आया ना? अब यहाँ बेटा फाइनेंसिंग पे अगर आ जाए तो ये देखो, अभी मैंने कहा क्या कहा था, जो कंजर्वेटिव होगा वो वर्किंग कैपिटल का पैसा कहाँ से लेके आएगा, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटी से, लॉन्ग टर्म से। तो ये देखो, तो इनके लॉन्ग टर्म लोन ज़्यादा होंगे, बोलो बेटा, जबकि इसका कम होगा। अच्छा, ये डरते हैं तो शॉर्ट टर्म के लिए लोन ही कम लेंगे, कहेंगे अभी डिमांड आ गई, हमारे पास पैसे नहीं होगा, हम देंगे कहाँ से। और ये डरता नहीं तो क्या करेगा, शॉर्ट टर्म के लिए पैसे ज़्यादा उठाएगा। ठीक है, फिर बेटा वर्किंग कैपिटल इनकी हाई होगी, जितनी जरूरत होगी उससे भी ज़्यादा रखेंगे, इनकी कम होगी, वर्किंग कैपिटल कम होगी।
और इनका करंट रेशियो कम होता है, ऊपर पढ़ा है, इनका करंट रेशियो ज़्यादा होता है। प्रॉफिटेबिलिटी की बात करें तो इसका हाई होता है, इनकी लो होती है, किसी भी एंगल से देख लो, चाहे इक्विटी के हिसाब से या किसी। बोलो बात समझा नहीं बेटा? तो कंक्लूजन क्या निकला? कंक्लूजन ये निकला कि सबके अपने एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं, तो हमें ऑप्टिमम पॉलिसी रखनी चाहिए। कैसी बेटा? ऑप्टिमम मतलब प्रयास करना चाहिए कि बैलेंस्ड रहे, ना बहुत एग्रेसिव ना बहुत कंजर्वेटिव। तो यहाँ लिखा हमने, while determining optimum policy, firm should balance between profitability and liquidity in proper manner। एक प्रॉपर मैनर में हमें बैलेंस बना के रखना चाहिए। इफ फर्म मेंटेन ह्यूज अमाउंट ऑफ वर्किंग कैपिटल, तो क्या होगा? लिक्विडिटी तो ज़्यादा होगी। जैसे किसी ने वर्किंग कैपिटल के लिए, किसी को 1 लाख की जरूरत है, उसने 1.5 लाख रखे हैं, तो वर्क लिक्विडिटी तो बहुत है लेकिन रिटर्न नहीं होगा ना। बोलो बेटा। और जिसको 1 लाख की जरूरत है उसने 1 ही लाख रखे हैं, तो बाकी एक्स्ट्रा पैसे कहीं इन्वेस्ट करके प्रॉफिटेबिलिटी ज़्यादा होगी ना उसकी। अच्छा, अब यहाँ बार बार वर्ड आ रहा है लिक्विडिटी और प्रॉफिटेबिलिटी। क्या क्या वर्ड आ रहा है? तो मैंने यहाँ लिखवा दिया जिससे आपको दिक्कत ना हो। व्हाट इज प्रॉफिटेबिलिटी एंड व्हाट इज लिक्विडिटी? तो लिक्विडिटी का मतलब कैश ज़्यादा है। अ लिक्विड फर्म हैज लेस रिस्क ऑफ इंसॉल्वेंसी। जब कैश रखे हो तो इंसॉल्वेंसी की नौबत नहीं आएगी ना, ज़्यादा रखे हो तो। इमीडिएटली डिमांड आई, हम पेमेंट कर देंगे, बात खत्म हो गई। ठीक है। और यहाँ पे क्या है? सच फर्म विल हार्डली एक्सपीरियंस कैश शॉर्टेज। जब पैसा रखा है तो शॉर्टेज कहाँ से होगी? न इनके पास कोई स्टॉक आउट हो पाता है। और अगर कंपनी को अर्न्स मोर, अगर कंपनी का प्रॉफिट ज़्यादा है तो प्रॉफिट कब ज़्यादा होगा? जब आप वर्किंग कैपिटल के लिए ज़्यादा कैश नहीं रखोगे, कैश को क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। तो ऐसे में क्या होगा? प्रॉफिट तो ज़्यादा होगा, ग्रो भी करोगे और आपके इक्विटी शेयर होल्डर्स को फायदा होगा, लेकिन लिक्विडिटी की थोड़ी थोड़ी शॉर्टेज रहती है। तो शॉर्टकट में कंक्लूजन ये निकला कि फर्म को ऑप्टिमम रहना चाहिए। ना हम एग्रेसिव को सपोर्ट करते हैं ना हम कंजर्वेटिव को। हम सपोर्ट किसको करते हैं? मॉडरेट। कहानी समझ में आ गई? अब बताओ शॉर्ट, फटाफट यहाँ तक रिवाइज करो, फिर क्वेश्चन करने चल रहे हैं। बोलो क्या क्या? वर्किंग कैपिटल क्या होती है बेटा? फर्म की डे टू डे नीड्स को पूरा करने के लिए जितने पैसे की जरूरत पड़ती है उसी को क्या बोलते हो? वर्किंग कैपिटल बोलते हो। अब बताओ मुझे, वर्किंग कैपिटल क्या होता है? 2 टाइप की होती है। सबसे पहले क्या पढ़ा आपने? ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। कौन सा? क्या होता है बेटा ग्रॉस वर्किंग कैपिटल? ऑल करेंट एसेट्स टुगेदर आर नोन एज ग्रॉस वर्किंग कैपिटल। और फिर क्या पढ़ा? करेंट एसेट्स ओवर करेंट लायबिलिटी इज नोन एज नेट वर्किंग कैपिटल। तो जब हम सवाल लगाएंगे तो क्या निकालेंगे? नेट वर्किंग कैपिटल। हमेशा जरूरत उसी की पड़ती है। अच्छा, उसमें कितने टाइप की पॉलिसीज होती हैं बताओ? एग्रेसिव और कंजर्वेटिव। और एग्रेसिव और कंजर्वेटिव के मेरिट डीमेरिट पढ़ के मॉडरेट रहना ही उचित है। ठीक है, अभी तक ये पढ़ा हम लोगों ने, आगे बढ़े। अब इसी एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट पे एक आपको क्वेश्चन कराने चल रहा हूं, तो और बढ़िया समझ में आएगा। क्वेश्चन 7 पे आ जाओ फटाफट। क्वेश्चन 7। जितना आपने पढ़ा, क्वेश्चन नंबर 7A मॉड्यूल 2 में, पहले चैप्टर में, क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ फटाफट। सेवन ए, चलो ये रहा 7A। शुरू करूं? ठीक है बेटा। अब सुनो, रेशियो चैप्टर ऑलरेडी पढ़ चुके हो, तो इधर देखो, इसमें तमाम सारी चीजें निकालनी है जो आप ऑलरेडी जानते हो। बताओ, इसमें तमाम सारी चीजें निकालनी है जो आप ऑलरेडी जानते हो। करेंट रेशियो सबको पता है, रिटर्न ऑन ईबीआईटी मतलब ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो पढ़ा है पहले। ठीक है, फिर ये रिटर्न ऑन इक्विटी ऑलरेडी कर चुके हो। करंट रेशियो सबको आता है, तो इसीलिए रेशियो वाला चैप्टर हमने पहले ही कर लिया। तो ये रेशियोज आएंगे पिछले चैप्टर का, और जो बचा हुआ है वो इस चैप्टर की बात है। ठीक है, तो ये सब निकालना है। आइए जरा सवाल पढ़ते हैं, है क्या फिर। चलो स्क्रीन पे देखो आराम से एकदम। सब क्वेश्चन बेटा एग्जाम के हैं, इसलिए एकदम ध्यान से सुनना। क्या लिखा है पढ़ो। A company is considering its working capital investment and financial policies for the next year। कोई कंपनी अपने
वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट और फाइनेंशियल पॉलिसी अगले साल क्या लगानी है उस पर कुछ विचार कर रहे हैं, तो क्या डिसाइड किया? एस्टिमेटेड फिक्स्ड एसेट एंड करंट लायबिलिटीज फॉर द ईयर आर दिस एंड दिस। अच्छा, कह रहे हैं बेटा इनका जो एस्टिमेटेड फिक्स्ड एसेट है वो ये है, करंट लायबिलिटी ये है। आगे बढ़िए। आगे पढ़ो, ये हो गया। एस्टिमेटेड सेल्स लिखा है, एस्टिमेटेड सेल्स एंड ईबीआईटी, एस्टिमेटेड सेल्स एंड ईबीआईटी डिपेंड ऑन करंट एसेट इन्वेस्टमेंट पर्टिकुलरली इन्वेंट्री एंड बुक डेट। कहते हैं बेटा एस्टिमेटेड सेल, हमारी सेल कितनी की होगी, और ईबीआईटी कोई बताएगा ईबीआईटी का क्या मतलब होता है? उसका मतलब क्या होता है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट। क्या मतलब होता है? हमारी सेल कितनी होगी और हम मुनाफा कितना कमाएंगे, ऑपरेटिंग, ना ग्रॉस ना नेट। ये बात डिपेंड करती है किस पे? करंट एसेट पे कितना पैसा लगा है इस पे, और ज्यादातर स्टॉक पे और डेटर पे। बुक डेट का मतलब डेटर। अरे ये बताओ, जितनी ज्यादा सेल करोगे उतना स्टॉक नहीं रखोगे, और जितने के डेटर होंगे आपका स्टॉक अगले के यहाँ पड़ा हुआ है। डेटर जब पैसा देगा तब ना सेल हुई। ठीक है, आगे पढ़ो। कहते हैं द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी, कह रहा है द फाइनेंशियल कंट्रोलर ऑफ द कंपनी इज एग्जामिनिंग द फॉलोइंग ऑल्टरनेटिव वर्किंग कैपिटल पॉलिसीज। जो इनका जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है बेटा, इनका जो फाइनेंशियल कंट्रोलर है वो इन पॉलिसीज पे ध्यान दे रहा है। क्या 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 क्या? कंजर्वेटिव, मॉडरेट और एग्रेसिव, ये तीन पॉलिसीज हैं। कह रहे हैं अगर कंजर्वेटिव होके चलेंगे तो करंट एसेट में इन्वेस्ट करना पड़ेगा कितना, ज्यादा, और एग्रेसिव होंगे तो कम। अभी तो यही पढ़ा ना। मॉडरेट हो गए तो बैलेंस होगा। अच्छा, एसेट में इन्वेस्ट अगर ज्यादा कर रहे हो तो सेल आ रही है ज्यादा, ज्यादा हो रहा है। यहाँ पे बेटा सेल हो रही है थोड़ी सी कम, मतलब ये सब हमें दे रखा है। अब आगे कहता है आफ्टर इवेलुएटिंग, आफ्टर इवेलुएटिंग द वर्किंग कैपिटल पॉलिसी द फाइनेंशियल कंट्रोलर हैड एडवाइज द एडॉप्शन ऑफ मॉडरेट वर्किंग पॉलिसी। देखो इन सबको स्टडी करके फाइनेंशियल कंट्रोलर ने क्या कहा, किस पे रहो, मॉडरेट पे। द कंपनी इज नाउ एग्जामिनिंग द यूज ऑफ लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म बोरोइंग फॉर फाइनेंसिंग इट्स एसेट। द कंपनी विल यूज 2.5 करोड़ ऑफ इक्विटी फंड, टैक्स रेट इज 35%। अब ये सब दिया, देखो बेटा यहाँ से आएगा नहीं समझ में कहानी पढ़ने से। देखो हमेशा जब बड़े क्वेश्चन हो तो रिवर्स रीडिंग करनी है, उल्टा पढ़ो, जो निकालना है पहले वो देखो तब दिमाग काम करेगा। अब बताओ मुझे सबसे पहले क्या निकालना है? वर्किंग कैपिटल निकालना है हर एक पॉलिसी का। वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट निकालना है किसका, हर एक पॉलिसी का। वर्किंग कैपिटल निकालना कैसे सीखा अभी, करेंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, सब सवाल में दिया हुआ है। करंट एसेट कितने हैं ये जानकारी है, करंट लायबिलिटी की जानकारी यहाँ दे रखी है। शॉर्ट टर्म डेट क्या होता है, करंट एसेट में से करंट लायबिलिटी माइनस करेंगे क्या आ जाएगा, वर्किंग कैपिटल आ जाएगा। और चलो निकालना शुरू करते हैं। लिखिए, लिखिए। लिखिए फर्स्ट पॉइंट, एस्टिमेशन ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसी।
चलो लिखो बेटा इसमें सबसे पहले कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव, सबसे पहले लिखेंगे करंट एसेट, ये देख लो ऊपर करंट एसेट दे रखा है हम लोग को 4.50, 3.90, 2.60, माइनस कर दो करंट लायबिलिटी 2.34, ये देखो लायबिलिटी कहाँ से आ रही है, ये माइनस कर दिया हम लोगों ने करंट लायबिलिटी, ये देखो ऊपर दे रखा है बेटा, सबसे पहली वाली लाइन में दिया था ना क्या, एस्टिमेटेड फिक्स्ड एसेट एंड करंट लायबिलिटीज फॉर द नेक्स्ट ईयर, तो फिक्स्ड एसेट ये रहा, करंट लायबिलिटी क्या होगी, यही रहेगी है ना, तो लिखो इसमें 2 पॉइंट कितना है 34, ये सब में वही रहेगी, माइनस कर दो, जो निकल के आया ये हो गया वर्किंग कैपिटल, कितना बेटा 1.56, 0.26, तो एक तो ये हो गया बेटा, ठीक है। अब आगे देखो दूसरा, और क्या बोला है, आगे देखो क्या लिखा है, यहाँ लिखा है नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, तो ये तो निकल गया, वर्किंग कैपिटल इन्वेस्टमेंट ऑफ ईच पॉलिसी, और इसी को बोलेंगे नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन। अब आगे पढ़ो, रेट ऑफ रिटर्न यूजिंग ईबीआईटी, बेटा अब ये निकालना है, रेट ऑफ रिटर्न ऑन यूजिंग ईबीआईटी और करंट रेशियो, और ये देखो यहाँ भी था नेट वर्किंग कैपिटल पोजीशन, ये निकाल लिया हम लोगों ने, नेट वर्किंग कैपिटल यही तो होता है ना, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, और एक बेटा ये है रेट ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी, तो चलो पहले जरा ये निकाला जाए, और करंट एसेट रेशियो, बुक लाए हो तुम लोग क्या, किसी के पास है, नहीं है, अच्छा, कुछ बेटा मुझे इसकी रिक्वायरमेंट में गड़बड़ लग रहा है, चलो सेकंड लिखो जो मैं लिखवा रहा हूँ, लिखिए रिटर्न ऑन एसेट, निकालना है रिटर्न ऑन टोटल एसेट, ब्रैकेट में लिखना यूजिंग ईबीआईटी, रिटर्न ऑन टोटल एसेट यूजिंग ईबीआईटी, तो वही सबसे पहले कंजर्वेटिव, फिर मॉडरेट, उसके बाद एग्रेसिव। अब याद करो रिटर्न ऑन टोटल एसेट का फॉर्मूला क्या होता था, न्यूमरेटर में लिखते थे रिटर्न, क्या लिखते थे, और यहाँ रिटर्न उसने बताया ईबीआईटी लिखो, तो फॉर्मूला हो जाएगा ईबीआईटी अपॉन टोटल एसेट, चलो अब आइए देखते हैं ईबीआईटी दे रखा है, देखो सामने बेटा, हम लोग को ईबीआईटी दे रखा था, ये देखो सबका ईबीआईटी दिया है, कंजर्वेटिव का, मॉडरेट का और एग्रेसिव का, तो लिखो जरा ईबीआईटी 1.23 इनका है, 1.15 1, 1.15 और 1,
अपॉन टोटल एसेट लिखना है। कोई बताएगा टोटल एसेट का क्या मतलब होता है? करेंट एसेट प्लस फिक्स्ड एसेट। तो देखो फिक्स्ड एसेट तो ऊपर ही दे दिया था बेटा, सबसे ऊपर वाली लाइन में 2.60, ये तो सबका है, हर पॉलिसी में वही होगा। 2.60, 2.60, 2.60, इसी में ऐड कर लेते हैं करेंट एसेट। करेंट एसेट हमें दे रखा था यहाँ पे, ये है बेटा 4.5, 3.9, 2.6, 4.5, 3.9, 2.6 डिवाइड कर लेंगे, जो निकल के आएगा वो हो जाएगा, देखो चेक करो कितना आता है। ठीक है, ठीक है बेटा, आगे बढ़े। हाँ बेटा, 6.9 आ रहा है, थर्ड वाला सही है, तो ये आ गया। थर्ड पे आ जाओ बेटा, पॉइंट थर्ड पे। चलो अब देखो क्या लिखा है, ये हो गया। अब ये कहा है करंट रेशियो निकाल दो, फटाफट बताओ करंट रेशियो क्या होता है बेटा? करंट रेशियो हो गया करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो अब करंट रेशियो अभी लिखा था हम लोगों ने 4.5, 3.9 और 2.6 का करंट एसेट था। करंट लायबिलिटी ऊपर दे रखी थी हम लोग को, अभी हमने यूज किया था 2.34 सबकी है। 1.92, 1.67 और 1.11।
चलो अब आगे बेटा, ये तो एक चीज हुआ। स्क्रीन पे देखो सब लोग, देखो अब ये था वर्किंग कैपिटल ऑफ फॉर ईच पॉलिसी। अब मैंने कहा था ना वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी भी कैसी होती है, एग्रेसिव और कंजर्वेटिव और मॉडरेट। अब ये कह रहे हैं फाइनेंसिंग का निकालना है। सेम चीज, वर्किंग कैपिटल पोजीशन, रेट ऑफ रिटर्न और करंट रेशियो। चलो अब निकालते हैं। फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल फाइनेंसिंग ऑफ वर्किंग कैपिटल में सब कुछ वही रहेगा, कंजर्वेटिव, मॉडरेट, एग्रेसिव। अब करंट एसेट लिखोगे, यहां से करंट लायबिलिटीज को माइनस करोगे तो आ जाएगा। अब आइए करंट एसेट लिखते हैं। कोई बताएगा मुझे करंट एसेट कितना है? सब लोग बताओ करंट एसेट कितना है? 4.5, 3.9 और ठीक है, ये नहीं है बेटा, देखो इसीलिए सवाल लगवा रहा हूँ। देखो अब ये फाइनेंसिंग है, क्या है ये? देखो अभी तक वो हम पॉलिसी बना रहे थे, पहले इसने क्या कहा, वर्किंग कैपिटल की पॉलिसी क्या होगी, इसकी नेट वर्किंग निकाल के बताओ। तो ये देखो यहाँ बताया था ना, द फाइनेंशियल कंट्रोलर इज एग्जामिनिंग फॉलोइंग पॉलिसी, तो हमने यहाँ से करंट एसेट उठाया। फिर आगे लिखा था आफ्टर इवेल्युएशन कंट्रोलर ने कहा कि हम मॉडरेट वाली लेंगे। कौन सी? तो इसका मतलब जब मॉडरेट लेगा तो मॉडरेट ही तो फाइनेंस कराएगा, तो सबका करंट एसेट कितना हो जाएगा? 3.90। समझे? पहले सारी पॉलिसी पढ़ी उसने, फिर उसमें से डिसाइड किया कि किस पे जाएगा, मॉडरेट पे जाएगा। तो अब हम लोग आ गए मॉडरेट पे। तो अब लिखोगे, यहां लिखिए 3.90, 3.90, 3.90 और यहां से माइनस करेंगे हम लोग करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी ऊपर बताई थी 2.34, और ये देखो इधर यहां भी है ना बेटा, उसने डिसाइड किया है कि मॉडरेट करेगा। अब अगर मॉडरेट करेगा तो यहां लिखा है ये मॉडरेट में शॉर्ट टर्म डेट लेंगे इतना इतना और इतना। तो 2.34 तो पहले ही था, अगर इतना लोन और ले लोगे तो तीनों में अलग अलग हो गया ना। ठीक है, हाँ मॉडरेट है तो नहीं, वन तो आएगा बेटा, समझे नहीं तुम लोग। देखो हम क्या यहाँ पढ़ रहे हैं, ये क्या है, फाइनेंसिंग ऑफ ईच पॉलिसी, लोन कितना लें। हमने पहले क्या डिसाइड कर लिया, फाइनेंशियल कंट्रोलर ने क्या बोला कि हम क्या सेलेक्ट करेंगे, मॉडरेट। मॉडरेट का मतलब क्या हुआ, बैलेंस्ड होगा। बैलेंस क्या होगा, करेंट एसेट। बैलेंस क्या होगा, लाइबिलिटी तो वैसे ही रहती है। अरे हम करेंट एसेट कितना रखेंगे, अगर हम कम रखेंगे तो हम एग्रेसिव हैं, हम ज्यादा रखेंगे। ये देखो ना, अभी पढ़ा नहीं, ये देखो ये वाली टेबल, यहाँ क्या पढ़ा था, देखो कहीं लाइबिलिटी दिख रहा है आपको? शुरुआत में पढ़ो, बताओ एग्रेसिव कौन है, जिसका करंट एसेट ज्यादा है वो कैसा हो गया, लाइबिलिटी से मतलब वो तो वही रहेगी, लाइबिलिटी हमारे कंट्रोल में नहीं है। हम एसेट कितना रखते हैं ये हमारे कंट्रोल में है। बात समझ आई? तो जब उसने ये डिसाइड कर लिया कि हम एग्रेसिव रहेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हो गया अगर हम एग्रेसिव रहेंगे तो हमारा, सॉरी मॉडरेट रहेंगे तो हमारा जो करंट एसेट है वो 3.90 रहेगा। कितना रहेगा? 3.90 रहेगा। और लाइबिलिटी पहले से करंट वाली कितनी थी इनके पास, वो थी। अच्छा, और अब ये शॉर्ट टर्म लोन लेने के चक्कर में है, शॉर्ट टर्म लोन लेने के चक्कर में है, ये लिखा हुआ है ना, द कंपनी इज कंसिडरिंग टू फॉलोइंग फॉलोइंग डेट। क्या क्या, अगर ये कंजर्वेटिव पे जाएंगे तो ये तो रहेगा ही, इतने का लोन और लेंगे। सुनो तुम लोग ऐसे नहीं समझ पा रहे, देखो मैं समझा रहा हूँ।
एक काम करो, बस लिख लो मेरे साथ, अभी फिर मैं पढ़ूंगा तो समझ में आ जाएगा। चलो यहाँ लिखो जैसे मैं लिख रहा हूँ, कॉपी करो। यहाँ लिखो +0.54 +1 और +1.5। कितना है माइनस करो? 1.02, 0.56, 0.06, ये है। ठीक है, अब इसका मतलब समझो, इतना लिख के तो समझ में आ जाएगा अभी। वन पॉइंट नहीं बेटा, ये आ रहा है। ठीक है, अब सामने देखो जरा, सब लोग सामने देखिए। देखो अब इसका मतलब क्या है, देखो पहले ये लोग डिसाइड कर रहे थे हम किस पॉलिसी पे जाएं, तो देखो समझना, अगर इस पॉलिसी पे जाएंगे तो इतने पैसे की जरूरत पड़ेगी, अगर इस पे जाएंगे तो इतने की जरूरत पड़ेगी, अगर इस पे जाएंगे तो इतने की जरूरत पड़ेगी। तो इन लोगों ने कौन सा सेलेक्ट किया? मॉडरेट सेलेक्ट किया। तो मॉडरेट में हमारे हाथ में क्या होता है, हम कितने का करंट एसेट रख सकते हैं, समझ आए? तो इन्होंने करंट एसेट कौन से भाई देखो कितने का, अभी तुम लोगों ने पढ़ा ना कि हम कैश कितना रखते हैं अपने पास, अगर ज्यादा रखेंगे तो कंजर्वेटिव अप्रोच हुआ, कम रखेंगे तो कैसा हुआ, और अगर बैलेंस रखेंगे तो कितना हो गया। तो इन्होंने डिसाइड किया न करंट एसेट ये रखेंगे न ये रखेंगे। जब लिखा है सिलेक्शन ऑफ मॉडरेट पॉलिसी, इसका मतलब ये करंट एसेट इतना रखेंगे। ये बात समझ में आई? तो इस वजह से जब यहां लगाना शुरू किया तो करंट एसेट सब में ये रखा। बोलो ये ठीक है? लाइबिलिटी नहीं बेटा, लाइबिलिटी तो जो है, अब लोन तो लेना ही पड़ेगा ना, उसके लिए एसेट हम इतना रखेंगे। अब उसके लिए क्या कहा इन्होंने, ये करंट लाइबिलिटी पहले से थी। देखो यहां तो आपने सेलेक्ट किया ना, जब हम वर्किंग कैपिटल पॉलिसी सेलेक्ट करते हैं तो हम ये डिसाइड करते हैं हम कितने का करंट एसेट रखेंगे। तो इन्होंने कितना डिसाइड किया? 3.90 रखेंगे। अब उसके लिए पैसे भी तो चाहिए होंगे, तो अब हम देख रहे हैं हम लोन कहां से लेंगे, कैसे। तो अब पहले ही इनके पास करंट लाइबिलिटी इतनी थी, और अगर इस पॉलिसी पे जाएं तो लोन इतना लें, इस पे जाएं तो लोन इतना लें, इस पे जाएं तो लोन इतना लें। जब अभी आज की क्लास शुरू करी तो पहले यही तो लिखा, दो चीज ये लिखा था ना, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्किंग कैपिटल पॉलिसी। तो वो कौन कौन सी थी? एग्रेसिव, कंजर्वेटिव और मॉडरेट। फिर ये क्या था? फाइनेंसिंग ऑफ डिफरेंट कैप पॉलिसी। पहले तो ये डिसाइड करो कि कैसे काम करोगे, एग्रेसिव होके या मॉडरेट होके कैसे काम करोगे। फिर यहां देखेंगे अब उसके लिए फाइनेंस कहां से कराएं। फाइनेंसिंग इज डिफरेंट, और पॉलिसी का सिलेक्शन वो हो गया डिफरेंट। पॉलिसी के सिलेक्शन का मतलब क्या हो गया, हम करंट एसेट कैसे रखना चाहते हैं, कम, ज्यादा या बैलेंस्ड। तो फाइनेंशियल कंट्रोलर ने क्या डिसाइड किया है? बैलेंस्ड, 3.90 रखेगा। तो मॉडरेट का मतलब हम लोग कितना रखेंगे? 3.90। लेकिन अब 3.90 रखेंगे। अब यहां अब हमसे कहा है ना कि नेट वर्किंग कैपिटल निकाल के बताओ। ये देखो यहां पे लिखा है ना कि फाइनेंसिंग में निकाल के बताओ नेट वर्किंग कैपिटल कितनी होगी। तो करंट एसेट में से जब करंट लाइबिलिटी माइनस करोगे तभी आएगी ना बेटा वर्किंग कैपिटल। तो करंट लाइबिलिटी पहले से कितनी थी? मेरी तरफ देखो, ये आखिरी बात समझ में आ जाएगा। देखो करंट लाइबिलिटी पहले से कितनी थी, देखो इधर ये 2 बार दिया है, इसका मतलब क्या है? मेरी तरफ देखिए,
देखो यहाँ हम सेलेक्ट कर रहे हैं किस पॉलिसी पे रखेंगे। अगर इस पे रहेंगे तो करंट एसेट इतना रखेंगे, इस पे रहेंगे तो इतना, इस पे रहेंगे तो इतना। फिर यहाँ जो दिया है उसमें हम लोन कितना लेंगे, अगर कंजर्वेटिव होंगे तो लोन इतना लेंगे, मॉडरेट होंगे तो इतना, एग्रेसिव होंगे तो इतना। समझ में आया? बोलो बेटा। तो इसलिए अब हम लोगों ने ये लिख के यहाँ पे माइनस, अब समझ में आया ये ऐसे क्यों हुआ? क्योंकि मॉडरेट है इसलिए करंट एसेट ये रहा, और फाइनेंसिंग का मतलब लायबिलिटी कितनी होगी, लोन कहाँ से मैनेज करना है, शॉर्ट टर्म से कि लॉन्ग टर्म से। आगे बढ़ें कि फिर से बताएं? ठीक है, अब लिखो आगे नेक्स्ट। और क्या निकालना है? लिखो रिटर्न ऑन इक्विटी बोला है उसने। रिटर्न ऑन इक्विटी का फॉर्मूला आपने पढ़ा था, अर्निंग फॉर इक्विटी अपॉन इक्विटी। तो ये निकालते हैं। अब सबको पता है EBIT में से माइनस करते हो इंटरेस्ट, माइनस करते हो इंटरेस्ट तो आता है EBT। फिर यहां से माइनस करोगे टैक्स तो आएगा EAT। यहाँ प्रेफरेंस शेयर है नहीं तो यही क्या हो जाएगी, अर्निंग फॉर इक्विटी, और इसी को डिवाइड कर देंगे जब इक्विटी से तो आ जाएगा रिटर्न ऑन इक्विटी। और देखते हैं EBIT हम लोग को दे रखा है, EBIT हम लोग को दे रखा है, ये रहा 1.23, 1.151, 1 पॉइंट EBIT। बेटा EBIT कितना है देखो, 1.23, 1.15, 1 और 1। हमने क्या सिलेक्ट किया है, मॉडरेट, तो हम कितना लिखेंगे, लिखो। अब यहां से इंटरेस्ट माइनस करो, इंटरेस्ट अपने पास दो हैं, दो कैसे, हाँ इंटरेस्ट बेटा अपने पास दो हैं, तो ये देखो दो ये रहे बेटा। देखो एक लॉन्ग टर्म लोन है और शॉर्ट टर्म लोन है, दोनों पे जाएगा ना। पहले लॉन्ग टर्म पे निकालो, तो ये पहले मैं इंटरेस्ट निकाल रहा हूँ लॉन्ग टर्म लोन का, तो ये हो जाएगा 1.12 का 16%, 0.66 का 16% और 0.16 का 16%। ये देखो नीचे दिया है ना, इस पे 16% का इंटरेस्ट है, तो ये आ गया 0.66 16%, 0.16 16%, 0.1792, 0.1056, 0.0256। माइनस कर दिया। अब दूसरा भी इंटरेस्ट माइनस कर ही देते हैं, तो शॉर्ट टर्म वाला लिया हम लोगों ने 0.541, 0.541, 1.5, इस पे जा रहा है 12%, तो ये आ गया 0.0648, 0.12, 0.18। माइनस करने पे आ जाएगा EBT। टैक्स क्वेश्चन में दिया है 35% का, माइनस करने के बाद आ गया अर्निंग फॉर इक्विटी,
और आखिरी में बोला है उसने करंट रेशियो निकालो, तो ये हो जाएगा करंट एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट सब में 3.90 ही होगा। हो गया? चलो अब ये लिख लो, आज यहीं तक करेंगे बेटा, बाकी नेक्स्ट क्लास में।